चौपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स का स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि स्यूडो का मतलब होता है नकली। तो इसका मतलब ऐसी फोर्स जो एक्चुअल में रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, बट फिर भी हमें क्या है, न्यूटन्स लॉ को सही करने के लिए वो वाली फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो टॉपिक हो स्यूडो फोर्स, इसके मान लो इस टाइप के कॉन्सेप्ट में बच्चों के मन में बहुत मान लो डाउट रहता है। तो आज आपके सभी डाउट हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। मान लो इस वीडियो में अच्छे तरीके से ये सभी मान लो क्या है कि भाई इसके स्यूडो फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके मन के सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालो कि भाई क्या स्यूडो क्या होगा, फोर्स होगा, स्यूडो फोर्स। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम है, इसको स्यूडो फोर्स भी कहते हैं या इसको इमेजिनरी फोर्स भी कहते हैं, इमेजिनरी फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको इनर्शियल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इनर्शियल फोर्स भी कहते हैं या इसको फैक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको फैक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, फोर्स। ठीक है, तो ये सभी इसके क्या है, नाम है। तो एक्चुअल में नाम से क्लियर हो रहा है। इमेजिनरी का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज को इमेजिन करना, रियलिटी में वो चीज नहीं होती बट उसको इमेजिन करना। तो इसका मतलब यहाँ से आपको सब कुछ समझ आ रहा है कि भाई ये क्या होगी, एक नकली क्या होगी, फोर्स होगी। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों मतलब इस फोर्स को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको वन बाय वन इस वीडियो में क्या करते जाएंगे, मिलते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में स्यूडो फोर्स की मतलब क्यों हमें स्यूडो फोर्स की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी, मतलब उसका कारण क्या था। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई क्यों जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई क्यों स्यूडो फोर्स की क्या पड़ी जरूरत। तो मान लो कि भाई हमने क्या किया, एक ब्लॉक रखा। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक है। तो ब्लॉक के मेरे को पता है कि भाई ब्लॉक ने माना कि भाई रेस्ट पे है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर ब्लॉक रेस्ट पे होगा ना, ये अगर रेस्ट पे होगा तो इस पर कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही है। मेरे को पता है कि सर जब भी कभी ब्लॉक किसी सरफेस के कांटेक्ट में होता है तो इस पर क्या होती है, एक नॉर्मल रिएक्शन क्या करती है, एक्ट करती है, जिसे हम एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी। दूसरा, इसका वेट जो होता है वो हमेशा क्या करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, mg कहते हैं। तो सिंपल सी बात है। मान लो उसके बाद मान लो हम फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में अभी तक हमने फ्रिक्शन के बारे में नहीं पढ़ा। तो हम मान रहे हैं कि भाई इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि भाई हमने माना है कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है। तो जब ये रेस्ट पे होगा तो इस पर नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। हमने पढ़ा है न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर नेट फोर्स जीरो हो तो इसका मतलब कोई चीज जो होती है या तो वो किस पे होगी, रेस्ट पे होगी, या वो क्या करती होगी, यूनिफॉर्म क्या करती होगी, मोशन। तो सिंपल सी बात है सर, अगर ये रेस्ट पे है तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो ये बात तो आप मानते हो, ये न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज क्या है, सही है। तो सिंपल सी बात है। अब मान लो कि भाई मैंने क्या लिए, तीन ऑब्जर्वर लिए, तीन ऑब्जर्वर ने इसको ब्लॉक को क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले ऑब्जर्वर नंबर 1, मान लो कि एक ऑब्जर्वर लिया जो इसको ऑब्जर्व करे। ठीक है, तो मान लो ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है कि भाई रेस्ट पे है, ये भी ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट पे। जब ये इसको ऑब्जर्व करेगा तो मेरे को बताओ कि इसे ब्लॉक कैसा दिखाई देगा। तो आपका आंसर होगा सर ऑब्वियस सी बात है कि भाई ब्लॉक तो वैसे इस पर नेट फोर्स जीरो है, तो रेस्ट पे है, तो ये भी रेस्ट पे है, तो इसको ब्लॉक क्या दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा। तो सिंपल सी बात है। मान लो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये ब्लॉक रेस्ट पे है और इस आदमी को भी ये क्या दिखाई दे रहा है, रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। तो न्यूटन लॉ तो वैलिड है, फर्स्ट लॉ, कि भाई जब किसी चीज पर नेट फोर्स जीरो होती है, तो सिंपल सी बात है, या तो वो रेस्ट पे होता है या वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। तो जब इस ऑब्जर्वर ने इसे देखा तो क्या दिखाई दिया, मतलब ब्लॉक रेस्ट पे दिखाई दिया। तो सिंपल सी बात है, न्यूटन लॉ तो वैलिड हो गया। तो इसका मतलब ए ऑब्जर्वर है ना, ए ऑब्जर्वर जो है उसके लिए न्यूटन्स मान लो कह सकते हैं फर्स्ट लॉ मतलब मैं फर्स्ट लॉ की बात ही कर रहा हूं यहां पर, है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, वैलिड है फर्स्ट ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है, तो चलो मान लो फर्स्ट ऑब्जर्वर
ऑब्जर्वर के लिए वैलिड हो गया। अब मान लो कि भाई दूसरा ऑब्जर्वर मानते हैं, तो दूसरे ऑब्जर्वर को एक ट्रॉली लेते हैं, ट्रॉली के ऊपर मान लो बिठा देते हैं। तो ट्रॉली के ऊपर तो बिठाया, इसकी वेलोसिटी v है जिसे हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। इस ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी तो चेंज करेगी नहीं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो अब मान लो कि भाई आपको पूछा जाए ये कौन सा ऑब्जर्वर है, बी ऑब्जर्वर है, ये इस ब्लॉक को जब ऑब्जर्व करेगा तो इसे ये ब्लॉक कैसे दिखाई देगा। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि ये ऑब्जर्वर है, इसके विद रिस्पेक्ट टू मान लो इसे ऑब्जर्व करना है, तो मुझे पता है कि भाई मान लो किसको ऑब्जर्व करना है, मान लो इसको ऑब्जर्व करना है, मान लो इसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो मुझे पता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ, मान लो इसे पी ब्लॉक कह देते हैं, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बी। तो क्या होता था, वीपी माइनस क्या होता था, वीबी। तो वीपीबी, तो मेरे को पता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ पी, पी मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी है सर, जीरो, माइनस वेलोसिटी ऑफ पी, बी कितनी है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से। तो इसका मतलब वीपीबी कैसी होगी, माइनस v होगी। तो माइनस v का मतलब एक्चुअल में जब ये इसको देखेगा, इसको ब्लॉक किधर को दिखाई देगा, पीछे की तरफ है ना। मान लो एक्चुअल में जब ये इसको क्रॉस करेगा, मान लो ये से हम ऑब्जर्वर को इधर मान लेते, यही ऑब्जर्वर को अगर हम इधर मानते, तो ये अगर इधर को जाता, तो मान लो अगर ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है तो इस मान लो क्या है, इसको इधर बना लो, इसको इधर बना लो, मान लो ऐसे v इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो मान लो a इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। मान लो इस ऑब्जर्वर को इधर बना लो, तो जब इधर बनाओगे तो सिंपल सी बात है, जब ये आगे की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा, तो एक्चुअल में इसे क्या लगेगा कि ये वाला ब्लॉक पीछे की तरफ v वेलोसिटी से क्या कर रहा, मूव कर रहा। तो v क्या है सर, कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट है तो मेरे को पता है कि भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ फिर से वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है, या तो ये रेस्ट पे होगा या ये यूनिफॉर्म मोशन पे क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, जब ये वाला ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसे क्या दिखाई देगा, मतलब ये v वेलोसिटी से पीछे की तरफ जा रहा, तो पीछे की तरफ कितनी वेलोसिटी, v। तो v तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, मोशन। तो इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को भी ये किस पे दिखाई देगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में दिखाई देगा। तो मेरे को पता है कि अगर इस पर नेट फोर्स जीरो है, तो या तो ये रेस्ट पे होता, तो रेस्ट पे हो सकता था, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है, तो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इसका मतलब फिर से इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी न्यूटन्स लॉ क्या है, आपके वैलिड है। तो देखो बी ऑब्जर्वर है ना, कौन सा ऑब्जर्वर लिया, बी ऑब्जर्वर, इस पर न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है मान लो वो क्या है, वैलिड है। मान लो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर नेट फोर्स जीरो हो गई, ऑब्जर्वर किस पे होगा, यूनिफॉर्म मोशन में, तो नेट फोर्स इस पे जीरो है। तो ये अगर v वेलोसिटी से जा रहा, तो ये अगर v से जा रहा, तो पीछे की तरफ v से जा रहा, तो v कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, वैलिड है। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। अब उसके बाद फ्रेम को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। दो चीजों पर तो आपको क्लियर हो गया। अब मान लो कि भाई मैं तीसरा केस लेता हूं, तीसरा ऑब्जर्वर लेता हूं। तो तीसरा ऑब्जर्वर जब लिया, मान लो कैसा, मान लो थर्ड ऑब्जर्वर यहां पे लिया। ठीक है, मान लो कि भाई एक ट्रॉली ले, ट्रॉली के ऊपर मान लो थर्ड ऑब्जर्वर है, ये मान लो थर्ड ऑब्जर्वर मान लो ये बंदा है। तो ये बंदा मान लो क्या ए एक्सेलरेशन से क्या जा रहा, आगे की तरफ जा रहा। मान लो ये आदमी जो है वो ए एक्सेलरेशन की मतलब ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा। अगर ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा, तो सिंपल सी बात है सर, एक्सेलरेशन ऑफ पी, इसकी एक्सेलरेशन निकालते हैं, इसके विद रिस्पेक्ट टू पी, विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, सी ऑब्जर्वर, इसे सी कह देते हैं। तो इसका मतलब से, इसका मतलब एपी माइनस क्या होगा, ए से। तो एपी की वैल्यू क्या, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पी, पी मतलब इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन। तो ये तो सर जीरो है, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है ना, ये मान लो क्या है, एक्चुअल में मूव कर रहा है। तो आपका आंसर होगा नहीं। तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो माइनस क्या होगा, ए सी, सी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ क्या होगा, सी ऑब्जर्वर। तो सी की एक्सेलरेशन क्या है, ए। तो इसका मतलब ए पी सी इज इक्वल टू माइनस क्या आ गया, ए आ गया। तो क्या मतलब इसका मतलब ये कि भाई एक्चुअल में जब ये ऑब्जर्वर मान लो ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाता होगा, तो उसे ये ब्लॉक क्या करता होगा, मान लो ए एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ क्या करता होगा, मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर न्यूटन्स लॉ क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। सर वो कैसे, तो मेरे को पता है कि भाई एक्चुअल में इस ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या है, जीरो
जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो होगी या तो ब्लॉक इस पे होना चाहिए रेस्ट पे या यूनिफॉर्म मोशन करता होना चाहिए। बट जब इस ऑब्जर्वर ने इसे देखा तो इस ऑब्जर्वर को ये मान लो जो बॉक्स है किधर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, इधर की तरफ। कितनी एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। तो सर न्यूटन लॉ तो कहता था कि जब नेट फोर्स जीरो, फर्स्ट लॉ क्या कहता था, जब नेट फोर्स जीरो होती है तो उसमें बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती। तो एक्चुअल में इस पर नेट फोर्स जीरो है, ध्यान से देखो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स जीरो है, बट फिर भी इसमें मतलब जब ये ऑब्जर्वर ने इसको ऑब्जर्व किया उस पे एक्सेलरेशन उसको दिखाई दी। कितनी एक्सेलरेशन दिखाई दी? मतलब ए एक्सेलरेशन किधर की तरफ दिखाई दी, इधर की तरफ उसे ए एक्सेलरेशन दिखाई दी। तो यहां पर न्यूटन्स लॉ क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो ये बात आपको फील आई होगी। मतलब अगर ऑब्जर्वर यहां पर था तो यहां पर ऑब्जर्वर को न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं दिखाई दिया। मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर इस पर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब ये आप तो रेस्ट पे होना चाहिए या यूनिफॉर्म मोशन पे, बट एक्चुअल में इसको ये कितनी एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ दिखाई दिया? ए एक्सेलरेशन की तरह, मान लो ए एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे लिख लो कि भाई सी ऑब्जर्वर जो था, है ना, सी ऑब्जर्वर जो था न्यूटन फर्स्ट लॉ, मान लो यहाँ पे क्या हो गया? फर्स्ट लॉ यहाँ पे क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो या फिर कह सकते हैं यहाँ पर वैलिड नहीं हुआ। तो इसका मतलब सर न्यूटन्स लॉ जो है वो एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रहा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा। ये मैंने काइनेमेटिक में आपको समझाया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में जो न्यूटन लॉ है वो किस पे डिपेंड कर रहा? फ्रेम पे। फ्रेम मतलब कि भाई हम कहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ब्लॉक को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहां पर क्या कर रहा? डिपेंड कर रहा। अगर आपने मान लो ऑब्जर्वर रेस्ट पे था तो तब भी उसे न्यूटन लॉ वैलिड हो गया। तो जब ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था तब भी मान लो क्या है कि भाई न्यूटन्स लॉ वैलिड हुआ। इसका मतलब ये दो केस में वैलिड हुआ, इस केस में वैलिड नहीं हुआ। तो इसमें सर मेरे को पता है कि जो ऑब्जर्वर था वो क्या कर रहा था? एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा था तो सिंपल सी बात है सर, जो एक्सेलरेटेड मान लो ऑब्जर्वर होगा उस पर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होंगे। तो सर ये तो बात क्लियर हो गई कि भाई एक्सेलरेटेड, तो मेरे को आपको पता है मैंने पीछे भी समझाया था कि एक्चुअल में मान लो जब कोई चीज ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो, ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो मान लो या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, इसे हम क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं? रेफरेंस कहते हैं, ना। तो ये आपको समझ आया ही होगा कि भाई क्या मैंने समझाया बात। तो मेरे को यहां से सर ये समझ आया कि जब ऑब्जर्वर, है ना, जब ऑब्जर्वर किस पे होगा? या तो रेस्ट पे होगा या यूनिफॉर्म मोशन पे होगा। तो इसका मतलब न्यूटन्स लॉ क्या है? वैलिड है। तो न्यूटन्स लॉ यहाँ पर क्या है आपके? वैलिड। न्यूटन्स लॉ वैलिड है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ वैलिड है। तो एक्चुअल में इस मान लो ऑब्जर्वर को हम क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं? रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ क्या हो गया? रेफरेंस हो गया। तो इसका मतलब इसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो ऑब्जर्वर जब भी कभी इनर्शियल फ्रेम पे होगा तो न्यूटन्स लॉ पूरी तरह वैलिड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट जब भी कभी ऑब्जर्वर जो होगा वो किस पे होगा, ना, ऑब्जर्वर जब भी कभी किस पे होगा? मान लो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। तो जब सर ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड मोशन में होता है उसे क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं? रेफरेंस कहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं? रेफरेंस। तो इसका मतलब जब भी कभी ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, तो जो न्यूटन्स लॉ है वो क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो फिर ये तो दिक्कत हो गई कि भाई जब भी कभी हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में मान लो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, हमने तो न्यूटन्स लॉ सीखे हैं, तो हम हर जगह पर मान लो मोशन में क्या कर रहे हैं? न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वो सारे लॉज गलत हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम एक्सेलरेटेड मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मान लो एक फोर्स का मतलब इजाद हुआ या एक फोर्स को क्या किया गया? डेवलप, जिसे हम क्या कहते हैं? स्यूडो क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो सर अब कैसे मान लो उसकी भी फीलिंग लेते हैं कि भाई स्यूडो फोर्स मतलब क्या, मतलब कैसे स्यूडो फोर्स वर्क करती है। अब ध्यान से देखो, मान लो आपको ये तो समझ आ गया कि भाई जब रेस्ट पे होगा, यूनिफॉर्म मोशन पे होगा, तो इसका मतलब हम न्यूटन्स लॉ क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, तब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ की बात हो रही है। बट जब मान लो एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा तो फिर इसके मान लो यहां पर न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होगा। तो सर न्यूटन लॉ वैलिड करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए ही एक मान लो फोर्स का इजाद हुआ, या मान लो क्या है कि भाई फोर्स की एक मान लो वैल्यू बनाई जिसे हम क्या कहते हैं? स्यूडो फोर्स। तो ध्यान से देखो, मेरे को पता है कि इस ऑब्जर्वर को ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा? सर ए एक्सेलरेशन के लिए पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा। तो सिंपल सी बात है कि अगर इस ऑब्जर्वर को ये पीछे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिखाई दे रहा, तो एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? तो आपका आंसर होगा सर एक्सेलरेशन तो हमेशा फोर्स प्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब एक्चुअल में ये जो ऑब्जर्वर होगा, ये जो ऑब्जर्वर होगा,
इसे लगेगा कि इसके पीछे की तरफ क्या होगा, मतलब ए एक्सेलरेशन हो रही है तो इसको पीछे की तरफ क्या हो रही है, कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है जो इसको ए एक्सेलरेशन की तरफ, ए एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ क्या कर रही, मूव कर रही। तो एक्चुअल में जो ऑब्जर्वर होता है वो हमेशा अपने आप को रेस्ट पे मानता है, तो इसका मतलब ये इसे लगेगा कि इस पर कोई फोर्स लग रही जो इसे हमेशा किस एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ ले जा रहे, ये एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ ले जा रहे। तो वही फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्यूडो क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। एक्चुअल में मान लो वो फोर्स क्या है, मतलब इसको लग रही, इस पर फोर्स लग रही है बट एक्चुअल में इस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो इसीलिए स्यूडो फोर्स को क्या कहते हैं, नॉन रियल क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। कि भाई एक्चुअल में रियलिटी में ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करते, बट जब कोई मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब कोई बंदा एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो तो उसे महसूस होता है कि वो वाले ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रही, किस डायरेक्शन में, उसकी उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही। जितनी एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा उतनी एक्सेलरेशन से उसे लगता है कि भाई वो ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा, तो वो ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, एक्सेलरेट कराने के लिए फोर्स लगती है। तो इसका मतलब उसे लगता है कि इसकी उल्टी डायरेक्शन, मतलब जिस तरफ ये जा रहा उसकी उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रही, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्यूडो क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो यहां से आपको फीलिंग आई गई कि भाई स्यूडो फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होगा, सर मास इनटू क्या होगा, एक्सेलरेशन है ना। स्यूडो फोर्स क्या होगा, मतलब इस पर अगर फोर्स की वैल्यू निकालनी हो तो वो किसके बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है फोर्स। तो इसका मतलब स्यूडो फोर्स एक्चुअल में किसके बराबर होता है, मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब ध्यान से बातें समझनी है कि भाई क्या, अब ध्यान से देखो कि ये एक्सेलरेशन एक्चुअल में किसकी है, तो आपका आंसर होगा सर ऑब्जर्वर। देखो ऑब्जर्वर ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा था तो उसने इसको किधर की देखा, मतलब किधर की ओर देखा, पीछे की तरफ उतनी ही एक्सेलरेशन से जाते हुए दिखाई दिया। तो एक्चुअल में ये जो एक्सेलरेशन होती है ये किसकी होती है, ऑब्जर्वर की क्या होती है, एक्सेलरेशन। मतलब जो ऑब्जर्वर है उसकी एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे वर्क करती है, उसके बाद आ गया मास। तो एक्चुअल में ये ऑब्जर्वर को जब लगा कि ये ए एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ जा रहा तो इसे ये समझ आया होगा कि इस पर कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करती होगी। तो एक्चुअल में फोर्स किस पे एक्ट कर रही, इस पे एक्ट कर रही, तो फिर मास किसका होगा, फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चलो एक्सेलरेशन तो इसकी है बट मास किसका होगा, मास तो इसका होगा क्योंकि इस पर फोर्स एक्ट करे। तो ये कौन है, तो ये कौन है सर, मान लो जो सिस्टम अंडर क्या होगा, कंसीडरेशन होगा, मतलब जिसे हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर। तो इसका मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट कंसीडरेशन, मतलब अंडर कंसीडरेशन, मतलब जिसे हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब मास किसका लेना है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर, जिस पर हम क्या लगा रहे हैं, स्यूडो क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, अंडर कंसीडरेशन होगा, मतलब ऑब्जर्वर। तो सर मेरे को पता है कि मास अगर इसका है, एक्सेलरेशन तो इसकी थी, तो फोर्स किस पे लग रही है, इस पर। तो फिर इसका मतलब स्यूडो फोर्स जो होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, फोर्स ऑन क्या होती है, ऑब्जेक्ट। जो मान लो क्या है, हमें लग रहा है कि भाई मतलब इसे लग रहा है कि पीछे की तरफ जा रहा, उस ऑब्जेक्ट पर मतलब अंडर क्या होगा, कंसीडरेशन होगा। ठीक है, तो ये चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है कि एक्चुअल में स्यूडो फोर्स किस पर होती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है। मास भी किसका होता है, ऑब्जेक्ट का होता है जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन किसकी होती है, जो एक्सेलरेटेड मान लो क्या है कि भाई मोशन क्या है कर रहा है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, उसकी एक्सेलरेशन हो गई। और मास और मान लो फोर्स किसकी हो गई, एक्चुअल में वो किस पर हो गई, मान लो जिस ब्लॉक के जो सिस्टम अंडर क्या है, कंसीडरेशन, उसकी क्या होगी, बात होगी। ठीक है, तो बात आपको फील आई होगी। तो इसका मतलब ये बात आपको समझ आई होगी कि भाई स्यूडो फोर्स एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में न्यूटन्स लॉ को सही करने के लिए हमने क्या लगाई, एक फोर्स बनाई। तो जब ये फोर्स पीछे की तरफ लगाई, तो जब ये सभी चीजें मान लो न्यूटन्स लॉ में अप्लाई की गई, सभी लॉज में, न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ में ये चीजें अप्लाई की गई, तो क्या पाया गया कि भाई न्यूटन्स लॉ फिर से क्या हो गए, वैलिड हो गए। तो इसका मतलब ये तो खुशी की बात हो गई कि भाई पहले हमें लग रहा था कि भाई जब एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा वहां पर तो न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकते, बट ध्यान से अगर फीलिंग से समझाओ तो मेरे को समझ आया कि जब इसे लग ही रहा है कि ये पीछे की तरफ जा रहा, तो पीछे की तरफ कोई ना कोई नॉन रियल फोर्स एक्ट कर रही होगी, वही नॉन रियल फोर्स को हमने स्यूडो फोर्स कहा। तो जब जो स्यूडो फोर्स यहाँ पर लगाई तो देखा न्यूटन्स लॉ अप्लाई किए, तो न्यूटन्स लॉ क्या हो गए, सभी क्या हो गए, वैलिड हो गए। तो इसका मतलब बात फिर से समझ हो गई, फिर से मतलब समझ आ गया कि जब भी कभी एक्सेलरेटेड फ्रेम में ऑब्जर्वर होगा तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, एक मतलब स्यूडो फोर्स लगाएंगे, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के मान लो उल्टी, मतलब उस ऑब्जर्वर के उल्टी डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, स्यूडो फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये बात मेरे को सर समझ आ गई कि भाई क्या बोल रहे हो, स्यूडो फोर्स का मतलब क्या है, ये मेरे को फील आ गई। मतलब स्यूडो फोर्स क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी बातें मेरे को क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब मान लो ये तो फर्स्ट लॉ की एग्जांपल थे, अब सेकंड लॉ के लिए स्यूडो मान लो क्या है कि भाई फोर्स अप्लाई करके बताते हैं। अभी आपको यही कॉन्सेप्ट सेकंड लॉ के लिए समझाते हैं। तो चलो सेकंड लॉ के लिए मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से भी आपको समझ आएगा
समझा कि भाई स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो मान लो एक लिफ्ट है ना, मान लो ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट मान लो क्या ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहे, तो मेरे को पता है मान लो यहां पर मैंने एक आदमी बना दिया। ठीक है, तो मान लो एक आदमी बना दिया, मान लो यहां पर एक आदमी है जिसका मास क्या है, मान लो बड़ा एम मान लिया, मान लो 2 ऑब्जर्वर लिए, मैंने एक्चुअल में 2 ऑब्जर्वर लिए क्योंकि मेरे को पता है कि सर अभी आपने बताया कि न्यूटन्स लॉ, मान लो जब आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे वहां पर तो वैलिड होंगे, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं होंगे, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम में वैलिड नहीं होंगे न्यूटन्स लॉ, वहां पर स्यूडो फोर्स आएगी। तो जब मान लो क्या है कि भाई इनर्शियल फ्रेम होगा वहां पर कोई भी स्यूडो फोर्स नहीं लगानी पड़ती, वहां पर न्यूटन्स लॉ क्या है, वैलिड है। तो सिंपल सी बात है, मान लो यहां पर ऑब्जर्वर किस पे है, ग्राउंड पे, मान लो ए ऑब्जर्वर, इसे हम बी ऑब्जर्वर कह देते हैं, तो यहां पर फिर से एक बार यही ऑब्जर्वर, ठीक है, तो मान लो चलो इसे ए ऑब्जर्वर कह दिया, इसे सी कह देते हैं, इसे बी ऑब्जर्वर कह देते हैं। तो सिंपल सी बात है, 2 ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू मैं फिर से न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। तो मेरे को पता है ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ, तो मेरे को पता है सर किसको ऑब्जर्व करना है, इसको ऑब्जर्व करना है, अंडर कंसीडरेशन कौन है, तो यही है। मान लो एक्चुअल में ये ऑब्जर्वर है, ये भी ऑब्जर्वर है, मान लो किसको महसूस कर रहे हैं या किसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं, इसको, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेरे को पता है कि सर इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, मास इनटू क्या कहते हैं, ग्रेविटी, मतलब वेट ऑफ बॉडी कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऊपर की तरफ होती है जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो पहले ए ऑब्जर्वर के लिए, तो यहाँ पे लिखो ए ऑब्जर्वर जब होगा, ए ऑब्जर्वर, तो ए ऑब्जर्वर जब होगा उसके लिए हम यहाँ पे मान लो लगाते हैं क्या, मान लो कौन सा, मान लो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो मेरे को पता है सर मोशन ऊपर की तरफ, तो जब भी ऊपर की तरफ हो, पीछे आपने बहुत समझाया, मतलब पिछली वीडियो आपने देखी होंगी, तो नेट फोर्स क्या होता है, ऊपर वाली फोर्स में से छोटे वाली नीचे वाली फोर्स माइनस कर दो, इसका मतलब क्या, एन माइनस क्या होगा, एम जी होगा। तो सिंपल सी बात है सर, नेट फोर्स क्या होता है, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन, तो इज इक्वल टू एन माइनस एम जे। तो इसका मतलब एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए प्लस क्या हो गया, एम जे। तो एन इज इक्वल टू एम कॉमन निकाल लो, ए प्लस क्या हो गया, जी हो गया। तो ध्यान से देखो, ए ऑब्जर्वर के लिए मान लो उस ऑब्जेक्ट की, मान लो इस ऑब्जेक्ट की नॉर्मल रिएक्शन कितनी निकली, इतनी क्या निकली, और नॉर्मल रिएक्शन निकली। अब बी ऑब्जर्वर के लिए अप्लाई करते हैं, तो बी ऑब्जर्वर के लिए अप्लाई करें, मान लो अभी हम फिर से स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, मैं फिर से समझा रहा हूं कि स्यूडो फोर्स नहीं लगाएंगे, तो ध्यान से देखना कि भाई क्या बनेगा। तो मेरे को पता कि भाई बी ऑब्जर्वर, तो सर बी ऑब्जर्वर कहां पे है, मान लो यहां पर इसकी जितनी एक्सेलरेशन है उतनी ही एक्सेलरेशन इसकी, तो इसको ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा। एक्चुअल में इसे जब ये दिखाई देगा तो क्या दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा, क्योंकि इसकी भी एक्सेलरेशन ए, इसकी भी एक्सेलरेशन ए। तो अब अगर आप एक्सेलरेशन लिखोगे एम विद रिस्पेक्ट टू, इसका मास एम मान लेते हैं एम, तो मेरे को पता है एक्सेलरेशन ऑफ एम माइनस क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ एम। तो सिंपल सी बात है सर, एक्सेलरेशन ऑफ एम मतलब इसकी एक्सेलरेशन कितनी ए, इसकी एक्सेलरेशन कितनी ए, तो सिंपल सी बात है दोनों मान लो इसके एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस इज इक्वल टू क्या होगी, जीरो। तो सिंपल सी बात है, जीरो एक्सेलरेशन है, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ नेट क्या होती है, जीरो होती है। तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो है, तो जब नेट फोर्स जीरो हो तो ये इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के क्या होती है, बराबर। इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या बना, mg बना। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये सर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, अगर इसने उसको ऑब्जर्व किया, इसे इसकी नॉर्मल रिएक्शन कितनी मतलब दिखाई दी, mg के बराबर, बट जब इसने इसको ऑब्जर्व किया, इसकी नॉर्मल रिएक्शन कितनी दिखाई दी, देखो ma प्लस क्या दिखाई दी, mg। तो इसका मतलब सर मेरे को फिर से समझ आ रहा है कि एक्चुअल में ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ क्या कर रहे हैं, इनवैलिड हो रहे हैं। जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे था, तो ग्राउंड एक्चुअल में ग्राउंड को हम क्या मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम। तो कई बच्चों का मतलब क्वेश्चन होगा यहाँ पर, इनर्शियल क्या मानते हैं, फ्रेम मानते हैं। सर ग्राउंड भी तो एक्सेलरेटेड मोशन करती है, मान लो रोटेशनल मोशन करती है, तो रोटेशनल मोशन तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो एक्चुअल में वो एक्सेलरेशन लगभग क्या होती है, बहुत तो स्मॉल होती है, उस एक्सेलरेशन को लगभग हम क्या मानते हैं, जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो इसीलिए हम उसे क्या मान लेते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या मान लेते हैं, रेफरेंस। एक्चुअल में ग्राउंड भी क्या होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है, बट उसकी एक्सेलरेशन बहुत स्मॉल होती है। अगर एक्सेलरेशन बहुत स्मॉल है तो फिर एक्सेलरेशन स्मॉल मतलब हम सभी चीजें ग्राउंड से मेजर कर रहे हैं, तो फिर आराम से न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सके, तो इसीलिए हमने उसको क्या मान लिया, मतलब इनर्शियल फ्रेम मान लिया। तो सिंपल सी बात है, ग्राउंड को हम इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम। यहाँ पर हम मानते हैं कि भाई इसकी एक्सेलरेशन जीरो, तो जब भी एक्सेलरेशन जीरो होगी तो न्यूटन्स लॉ तो अभी आपने पीछे बताया कि भाई वैलिड होंगे, बट ये
क्या कौन सा फ्रेम है, देखो ध्यान से, ये एक्सेलरेटेड, मतलब ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा, तो ये भी ए से जा रहा होगा, तो सिंपल सी बात है ये कौन सा फ्रेम, नॉन इनर्शियल मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो सिंपल सी बात है इस पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते। तो जब न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होते तो अभी आपने समझाया कि न्यूटन लॉ वैलिड करने के लिए क्या लगाना होता है, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब अब स्यूडो फोर्स का इस पर क्या लगाते हैं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो स्यूडो फोर्स किस पे लगानी होती है सर, जो मान लो ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन होता है, तो ये वाला, तो मेरे को पता है कि इस पे एक स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी होती है, उल्टी, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही हो उसकी उल्टी डायरेक्शन में, तो कितनी स्यूडो फोर्स इस पे एक्ट करेगी, तो सिंपल सी बात है सर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसका मास, एक्सेलरेशन किसकी, एक्सेलरेशन एक्चुअल में इसकी, तो दोनों की एक्सेलरेशन वैसे तो सेम ही है इस फ्रेम में, मान लो ए ही है एक्सेलरेशन इसकी, तो ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर को जा रहा, ए से, इसका मास कितना है ये, इसका मतलब नीचे की तरफ एक और फोर्स एक्ट करती होगी जिसे हम क्या कहेंगे, स्यूडो फोर्स। तो आप अप्लाई करके देखो न्यूटन्स लॉ, तो मेरे को पता है कि सर ये इसे, मान लो इसे ये क्या दिखाई दे रहा, रेस्ट पे दिखाई दे रहा, तो अगर इसे ये रेस्ट पे दिखाई दे रहा तो रेस्ट का मतलब नेट फोर्स जीरो होगी, नेट फोर्स जीरो, तो मेरे को पता है कि सर नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो n इज इक्वल टू नीचे क्या आया mg प्लस क्या आया m में, तो ध्यान से देखो न्यूटन्स लॉ क्या हो गया, वैलिड हो गया। तो समझ मेरे को आ रहा है सर, मेरे को अब फील भी आ रहा है कि भाई एक्चुअल में जब भी कभी क्या होगा, मान लो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा, उसमें हमेशा हमने क्या करना है, उल्टी डायरेक्शन में, है ना, मान लो जो ऑब्जेक्ट होगा जिस पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, उस पर उल्टी डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स क्या करनी है, अप्लाई, फिर न्यूटन लॉ क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल भी आपको समझ आई होगी, फील आया होगा कि कैसे स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट जो होता है वो एक्चुअल में क्या हुआ, इन्वॉल्व हुआ। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हो तो न्यूटन्स लॉ सीधा सीधा वैलिड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम की बात कर रहे हो, वहां पर हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, किसकी उल्टी डायरेक्शन में, मान लो किसके, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की उल्टी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी जिसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब आपको समझ आ गया। अब सभी क्वेश्चन मैंने बातें समझा दी, आप ये मान लो इनर्शियल में भी एक्सप्लेन करके बताया, नॉन इनर्शियल में भी एक्सप्लेन करके बताया। अब हम चीजों को जनरली किसमें पढ़ेंगे, मान लो किसमें, नॉन इनर्शियल, मतलब जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ स्यूडो फोर्स का, तो इसका मतलब हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करनी है, एक्सेलरेटेड फ्रेम की बात करनी है, तो इसीलिए मैं सभी अगले क्वेश्चन जो होंगे वो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन नॉन इनर्शियल से करने से क्या हो जाते हैं, आसान। एक्चुअल में ये सभी क्वेश्चन जो होंगे, मान लो चाहे आप एक्सेलरेटेड फ्रेम से करो चाहे आप नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम से करो, दोनों में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बट मैं आपको स्यूडो फोर्स का कांसेप्ट समझा रहा हूं, तो मैं सभी क्वेश्चन किससे, मतलब किसमें सॉल्व करूंगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की फीलिंग लेते हैं कि भाई कैसे, मान लो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, पहले तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना आ जाना चाहिए कि भाई कैसे स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक मास है m, मान लो ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में है, इस पे कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा, ये आपको मैंने बताया कि हम इसको मान के चल रहे हैं। मान लो इस पर फोर्स एक्ट कर रही है F, मान लो ये हो गया, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, तो ये एक ऑब्जर्वर है, तो मान लो बताओ कि भाई यहाँ पर क्या निकालना है, स्यूडो फोर्स। मान लो यहाँ पर क्या निकालनी है आपने, स्यूडो फोर्स निकालनी है, किस पर, पहले स्मॉल एम पर निकालनी है, दूसरा आपने बड़े एम पर क्या निकालनी है, स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स निकालनी पड़ेगी। मान लो एक्चुअल में आपने इस मास के ऊपर भी स्यूडो फोर्स निकालनी है, इस मास के ऊपर भी स्यूडो फोर्स निकालनी है कि स्यूडो फोर्स किधर होगी या क्या उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है स्यूडो फोर्स जो होता है, मान लो स्यूडो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इनटू क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ क्या होगा, ऑब्जर्वर। यही स्यूडो फोर्स होता है। तो इसका मतलब पहले तो एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी कि भाई ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन क्या है, तो ऑब्जर्वर कौन है, एक्चुअल में ये ऑब्जर्वर है, इसकी एक्सेलरेशन, तो मेरे को पता है कि सर इसकी एक्सेलरेशन मतलब एक्चुअल में पूरे सिस्टम, जो सारा सिस्टम है ना, जैसे हम क्या मान ले, सिस्टम मान ले, तो ये पूरा सिस्टम जितनी एक्सेलरेशन से आगे की जाएगा उतनी ही एक्सेलरेशन से ऑब्जर्वर भी आगे की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये पूरे सिस्टम की जो एक्सेलरेशन होगी वही ऑब्जर्वर की क्या होगी, एक्सेलरेशन। तो मान लेते हैं कि ये सिस्टम मान लो ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा, तो मेरे को पता है कि सर एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, या फिर पहले लिखते हैं कि भाई फोर्स,
फोर्स इज इक्वल टू क्या होएगा, टोटल मास, है ना, टोटल मास इनटू क्या होता है मेरे को पता है एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी बात है सर, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स तो एफ ही लग रही, मेरे को पता है कि टोटल मास के पूरे सिस्टम का मास कितना है, इसको हम ऑब्जर्वर मान रहे। अब सिस्टम में कौन कौन है सर, ये है, एक क्या है, ये है, तो इसको हम क्या मान रहे, ऑब्जर्वर मान रहे। तो पूरे सिस्टम में कितने मास है, एक एम हो गया, एक क्या हो गया, बड़ा एम हो गया। तो इसका मतलब एम प्लस क्या हो गया आपका एम हो गया, तो ये मास हो गया इनटू क्या होगा सर एक्सेलरेशन, आपने ए मानी है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एम प्लस क्या होगी, एम होगी। ये आपकी क्या है, एक्सेलरेशन है। तो सिंपल सी बात है, आप स्यूडो फोर्स निकालनी है किसके ऊपर, पहले स्मॉल एम के ऊपर, इस मास पर स्यूडो फोर्स निकालनी है। तो मेरे को पता है एक्चुअल में ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ये ब्लॉक कहीं नहीं, इधर भी नहीं जा रहा, मतलब किधर भी मोशन नहीं कर रहा, ये उसके ऊपर स्टेशनरी है। तो ये इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। तो सिंपल सी बात है सर, स्यूडो फोर्स निकालनी है, तो मेरे को पता है कि इस पर स्यूडो फोर्स किधर को होगी, अगर इधर को मान लो आपकी एक्सटर्नल फोर्स है, तो स्यूडो फोर्स हमेशा पिछली डायरेक्शन में, तो ये आपकी क्या होगी, मान लो स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो सिंपल सी बात है सर, स्यूडो फोर्स निकाले तो इसका मतलब एफ स्यूडो लिखते हैं, एफ स्यूडो क्या होगा, मास इनटू क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए सिस्टम। जितनी एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम की होगी उतनी एक्सेलरेशन इसकी होगी, उतनी ही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक की होगी। ये बातें तो आपको क्लियर है। तो इसका मतलब एफ स्यूडो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एफ स्यूडो इज इक्वल टू एम। एम का मतलब मास किस पर निकाल रहे हैं, इस पे निकाल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितनी निकाली है सर, ये निकाली है, तो एफ एम प्लस क्या होगा, एम होगा। तो अब मेरे को पता है कि भाई किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल, ये फोर्स तो हमने बाहर से निकाले, तो इसका मतलब स्यूडो फोर्स कितनी होगी, इतनी एक्ट कर रही होगी इसके ऊपर। तो मान लो एफ स्यूडो इतनी एक्ट की इसके ऊपर, तो मेरे को पता है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट है ना, ये उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है। तो पूरा अगर स्यूडो फोर्स को लिखना है तो नेगेटिव साइन भी आएगा, तो इसका मतलब एफ स्यूडो क्या होएगा, माइनस एम एफ अपॉन क्या होएगा, एम प्लस क्या होएगा, एम होएगा। ये इस एम के ऊपर आ गया, तो बी क्वेश्चन पूछा है बड़े एम के ऊपर, तो बड़े एम के ऊपर स्यूडो फोर्स क्या होगा, मास ऑफ बड़ा एम, तो इसका मतलब इसका मास इनटू क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो सभी की सेम ही है ना, सभी की एक्सेलरेशन सेम, तो इनटू एक्सेलरेशन, तो फिर एफ एस इज इक्वल टू क्या होएगा, एम इनटू एक्सेलरेशन, फिर से सेम ही है, एफ अपॉन क्या हो गया, एफ अपॉन क्या हो गया, एम प्लस एम हो गया। तो साथ में साइन क्या आएगा, माइनस। माइनस क्यों आएगा, ये बात आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स आपकी क्या कर रही है, एक्ट कर रही। तो सिंपल सी बात है सर, अगर वेक्टर में लिखना हो तो वेक्टर में ये आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो ये इस पर मान लो स्यूडो फोर्स किस पे एक्ट कर रही, इस मास पे, तो ये वाली स्यूडो फोर्स इस मास पे क्या कर रही, एक्ट कर रही। ये स्यूडो फोर्स का क्या था, अगला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो बातें आपको समझ आई होंगी। तो अगर डायरेक्शन भी लिखना चाहते हो तो मान लो डायरेक्शन भी लिख सकते हो, माइनस साइन तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। मेरे को पता है कि भाई इधर वाली डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, आई कैप, तो पीछे वाली डायरेक्शन को भी आई कैप ही कहते हैं, बट माइनस आई कैप होता है, तो माइनस साइन तो लिख दिया। साथ में अगर डायरेक्शन भी लिखनी है तो आई कैप लिख दो, इधर भी क्या लिख दो, आई कैप। तो इसका मतलब इस पर स्यूडो फोर्स जो एक्ट कर रही होगी स्मॉल एम पे, वो किधर को एक्ट कर रही होगी, इस डायरेक्शन में इतनी स्यूडो फोर्स, तो इस एम पर किधर को स्यूडो फोर्स एक्ट कर रही होगी, पीछे की तरफ, है ना, इस एम को भी पीछे की तरफ क्या कर रही होगी, स्यूडो फोर्स क्या कर रही होगी, एक्ट कितनी कर रही होगी, इतनी स्यूडो फोर्स क्या कर रही होगी, एक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी ना, एम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ए ऑफ ऑब्जर्वर, ये बात आपको फीलिंग आई होगी यहाँ से। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या मतलब कैसे उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो देखते हैं कि भाई मान लो कि भाई एक आपके लिफ्ट है, लिफ्ट के ऊपर हमने क्या किया, मान लो एक ब्लॉक सिस्टम रख दिया। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक सिस्टम है, मान लो इधर इसका मास कितना है, मान लो इसका मास m है, तो इधर इसका मास मान लो m1 है, इधर इसका मास कितना है, m2 है। ठीक है, तो इधर इसका मास m2 है, इधर इसका मास क्या है, m1 है। तो हम मान रहे हैं कि भाई m2 जो है वो m1 से क्या है, बड़ा है, मतलब मैं लेट करके चल रहा हूं। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो a एक्सेलरेशन, a नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा, तो a नॉट एक्सेलरेशन से अगर ऊपर की तरफ जा रहा, तो बताओ कि इसकी एक्सेलरेशन है ना, मान लो क्या, मान लो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स कितनी होंगी, इसे क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप बाहर से भी ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो, अंदर से भी ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हो। मैं स्यूडो फोर्स से समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं सभी मान लो क्या है क्वेश्चन कहाँ से एक्सप्लेन करूंगा, मान लो अंदर से, अंदर मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम से क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो मैंने ऑब्जर्वर को क्या रख दिया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ऑब्जर्वर को यहाँ पे रख दिया। अब मेरे को पता है कि भाई सर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, वो तो एफपीटी से पता चल जाती है। तो ध्यान से बात समझना, ये क्वेश्चन वैसे आप करोगे, मान लो बड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है, इक्वेशंस लिख के मैं सीधा करूंगा। मैंने पीछे भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया, पिछली वीडियोस में एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि भाई नेट फोर्स है ना, एफ नेट किसके बराबर होता है,
टोटल मास इंटू क्या होता है, टोटल मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ क्या होता है, तो आपका सिस्टम होता है। तो आपको पता है कि भाई सर एक ही स्ट्रिंग है, देखो एक ही रस्सी इधर है, यही रस्सी इधर है, तो जब रस्सी सेम हो तो मेरे को पता है कि अगर मान लो ये बड़ा है तो मेरे को पता है कि एक्चुअल में पूरा सिस्टम ऊपर को भी जा रहा, तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी, इसकी एक्सेलरेशन ए क्या होगी, ऊपर की तरफ। जितनी एक्सेलरेशन ये नीचे की तरफ जाता होगा उतनी ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ भी जाता होगा, तो पूरा सिस्टम भी लिफ्ट भी ऊपर की तरफ जा रहे। इसका मतलब एक्चुअल में इसमें दो एक्सेलरेशन क्या हो रही, प्रोड्यूस हो रही। एक यहाँ पे ए नॉट हो रही, मतलब एक ए, या इसमें इधर की डायरेक्शन को ए क्या हो रही, प्रोड्यूस हो रही। ये फीलिंग तो आ रही होगी क्योंकि ये मास बड़ा है, तो सिंपल सी बात है सर मास बड़ा हो तो मेरे को पता है mg बड़ा होगा, तो इसका मतलब इस पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, एक तो नीचे की तरफ m2g एक्ट कर रही है ना, वेट फोर्स एक्ट कर रही। दूसरा आपको पता है टेंशनल फोर्स, इस पे t इधर को एक्ट कर रही, इस पर भी t इधर को एक्ट कर रही, तो मेरे को पता है इधर m1g क्या कर रही, नीचे की तरफ एक्ट कर रही इसके ऊपर। तो मेरे को पता है कि सर उसके बाद ये इधर को जा रहा, ये इधर को जा रहा, और कोई फोर्स एक्ट करे, तो मुझे पता है सर ये किस फ्रेम में है, मतलब ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है, तो आपका आंसर होगा सर ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है। अगर ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो इसका मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम में मेरे को पता है कि भाई कौन सी फोर्स लगानी पड़ती है, कौन सी, मान लो कौन सी स्यूडो फोर्स क्या करनी पड़ती है, अप्लाई। अब स्यूडो फोर्स कैसे अप्लाई करें, तो सर मेरे को पता है कि भाई इस ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन कितने, ए नॉट, जितनी एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जा रहा उतनी एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जा रहा, इसकी एक्सेलरेशन किस पे अप्लाई करनी है, इस पर। मेरे को पता है कि भाई कौन सी फोर्स है ना, मेरे को पता है कि भाई ऑब्जर्वर मान लो ये मास किधर की ओर जा रहे, मतलब इस फोर्स की जगह पर हमने स्यूडो फोर्स लगानी है। मेरे को पता है एक्चुअल में ये मास किधर को जा रहे, ऊपर की तरफ जा रहे, तो मेरे को पता है कि भाई इसके रिस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स दोनों पर कहां पर एक्ट करेगी, नीचे की तरफ। इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, ए नॉट हो गया, इस पर भी स्यूडो फोर्स एक्ट करेगी, किधर की ओर, नीचे की तरफ ही एक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है ऑब्जर्वर किधर को जा रहा, ऊपर की तरफ। ऑब्जर्वर की जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है उसकी उल्टी डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है, स्यूडो फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। ये ऊपर को जा रहा, तो इसका मतलब ये मास पर जब हम स्यूडो फोर्स अप्लाई करेंगे ये किधर को होगी, दोनों पर, नीचे की तरफ। तो इस पे कितनी होगी सर, इसका मास m1 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर वो कितनी है, a नॉट है। तो ध्यान से देखो, मान लो इन दोनों पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, FBD ड्रॉ करो। इस पर t इधर को एक्ट कर रही, इस दोनों पर क्या कर रही है, m1j इधर क्या कर रहा है, m1 a नॉट। इस पर दूसरे ब्लॉक के ऊपर m2 अगर लगाओ तो मेरे को पता है सर ऊपर की तरफ टेंशनल फोर्स इस पर भी एक्ट कर रही, नीचे की तरफ m2g एक्ट कर रही, m2 a नॉट एक्ट कर रही। तो ध्यान से देखो कि ये तो सर वही केस हो गया, सेम टू सेम। अगर मान लो मेरे को पता है कि नेट फोर्स है ना, हमने पढ़ा था पीछे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कभी टेंशनल फोर्स सेम हो तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्सेस क्या हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो मेरे को पता है सर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर नेट फोर्स कौन सी होती है, इसकी वजह से तो कोई फोर्स नहीं आएगी, नेट फोर्स होती है मान लो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स की वजह से, है ना, जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, मान लो ये फोर्स एक्ट कर रही है और ये फोर्स एक्ट कर रही है, इसकी वजह से क्या होगा, नेट फोर्स होगा। तो इसका मतलब नेट फोर्स कैसे लिखते थे, बड़ी वाली फोर्स में से छोटी वाली फोर्स माइनस कर देते हैं। तो मेरे को पता है कि कौन वाली बड़ी फोर्स है, जिधर को मोशन हो रहा होता है वो वाली बड़ी फोर्स होती है। तो एक्चुअल में ये ब्लॉक किधर को जा रहे हैं, नीचे की तरफ। इसका मतलब ये फोर्स बड़ी होगी, ये वाली फोर्स क्या होगी, छोटी होगी। तो सिंपल सी बात है सर, बड़ी फोर्स में से ये माइनस करेंगे वो आपकी क्या होगी, नेट फोर्स। ये एक्चुअल में न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। ये आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, मैंने ये सभी बातें आपको वहां पर क्या की थी, क्लियर की थी। ये कैंसिल आउट हो गई, ये बड़ी फोर्स है, ये छोटी फोर्स है। तो जब बड़ी फोर्स मान लो इधर को है, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करो, वो नेट फोर्स होती है। तो लिखो नेट फोर्स क्या होगा। तो सर इधर को कौन कौन सी फोर्स, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब m2 क्या होगा, g होगा, प्लस क्या होगा, m2 a नॉट होगा, माइनस क्या होगा, ये वाली फोर्स। तो ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मेरे को पता है सर ये दोनों सेम डायरेक्शन में प्लस होंगे। तो नेट फोर्स का मतलब बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस कर दो, तो छोटी फोर्स क्या है, ये टोटल। तो इसका मतलब m1g हो गया, प्लस क्या हो गया, m1 a नॉट हो गया। अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही तो कृपया मेरी पिछली वीडियो जरूर देखना, मैंने स्ट्रिंग ब्लॉक वाले क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें ये सभी चीजें मैंने अच्छे तरीके से क्लियर की हैं। तो इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास। तो इन दोनों का टोटल मास कितना सर, इसका m1, इसका कितना हो गया m2, m1 प्लस क्या हो गया m2 हो गया, इंटू
टू एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है, तो मेरे को पता है सर एक्सेलेरेशन मान लो हम क्या मान रहे हैं, इस सिस्टम की एक्सेलेरेशन क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं, तो इनटू क्या हो गया ए, तो यहां से भर दो वैल्यू, इसको सॉल्व करो, देखो m2g प्लस m2a0 हो गया माइनस m1g हो गया, तो माइनस m1a0 हो गया, नीचे क्या आ गया m1 प्लस m2 आ गया। तो ध्यान से देखो कि भाई a इज इक्वल टू है ना, a इज इक्वल टू क्या आ गया, इसमें से देखो देखो दोनों में से है ना g कॉमन निकल रहा है, तो इसमें क्या बना सर m2 माइनस m1, g दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से भी देखो a0 कॉमन निकल रहा है, तो सर प्लस m2, ये प्लस का है ये माइनस का है, m2 माइनस m1 इंटू a0 हो गया अपॉन कितना हो गया m1 प्लस m2 हो गया, a की वैल्यू क्या बनी m2 माइनस m1, देखो दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचा g प्लस क्या बचा a0 बचा अपॉन कितना आ गया m1 प्लस m2, वैल्यू आ गई, ये आपकी क्या हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी। अगर ये क्वेश्चन आप बाहर से करते तो फिर बहुत दिक्कत होती, फिर आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आसान हो जाते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, अगर आप बाहर से करते तो बाहर से आपको पता है कि भाई ये वाली एक्सेलरेशन भी लेनी पड़नी थी, ये वाली एक्सेलरेशन भी लेनी पड़नी थी, तो पहले तो हमें नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी पड़नी थी, है ना। मतलब अगर आप मतलब इस फ्रेम से सॉल्व ना करते, बाहर से सॉल्व करते, एक एक्सेलरेशन ये है तो इस ब्लॉक की बात करें, इस पर एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, एक एक्सेलरेशन ये ऊपर की तरफ, तो इस ब्लॉक पर एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो पहले तो नेट एक्सेलरेशन निकालनी पड़ती, फिर नेट एक्सेलरेशन निकालते, फिर आगे क्वेश्चन को क्या करते सॉल्व करते, तो वो डिफिकल्ट हो जाता। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उसको किस फ्रेम में जाके सॉल्व करो, अंदर वाले फ्रेम में जाके सॉल्व करो, तो जब अंदर वाले फ्रेम में सॉल्व करते हो तो ये वाली वैल्यू का काम खत्म हो जाता है, सिंपल इसकी जगह पर स्यूडो फोर्स लगानी पड़ती है। तो सीधा कॉन्सेप्ट देखो, इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो गए, तो नेट फोर्स बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस, ए बड़ी क्यों है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा, जिस तरफ मोशन होता है उस तरफ फोर्स हमेशा बड़ी होती है, तो जिस तरफ मोशन उल्टी डायरेक्शन में होता है उस तरफ फोर्स छोटी होगी, तो फिर बड़ी फोर्स में से छोटी माइनस करी, वो नेट फोर्स इनटू एक्सेलरेशन आपने ए माने, तो फिर उसके बाद टोटल मास, तो टोटल मास तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन, ये उसकी क्या थी एक्सप्लेनेशन थी, स्यूडो फोर्स का क्या था कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो चलो उसके बाद उससे अगला क्वेश्चन करते हैं, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे अगला क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा, तो या कैसे मतलब उसको क्या करेंगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पे मास m आ गया, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर क्या हो गया स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो ये इधर को एक्ट की, मान लो एक्चुअल में मान लो ये इधर को, यहाँ पर एक ब्लॉक है ये, ठीक है, तो इसका मास क्या है m डैश है। ठीक है, तो एक्चुअल में ठीक है, मान लो ये मास मान लो कि भाई बड़ा m है, इधर को फोर्स लग रही है, ठीक है, तब द मासेस m and m dash are at rest relative to m। ठीक है, तो फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक या एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम लिख लो, बी एक्सेलरेशन फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम, फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। तो ध्यान से देखो, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करो कि क्या बोल रहा है। मतलब जब उन्होंने यहाँ पे फोर्स लगाई, एफ फोर्स लगाई, उन्होंने बोला कि ये वाला मास और ये वाला मास हमेशा रेस्ट पे है, मतलब ये मास मतलब क्या है इसके विद रिस्पेक्ट टू मूव नहीं कर रहे, तो इसका मतलब नीचे की तरफ ये नहीं जा रहा, ये ब्लॉक नीचे की तरफ नहीं जा रहा, ये आगे की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई मास m एंड m डैश आर रेस्ट रिलेटिव टू क्या होगा m, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये ब्लॉक्स मूव नहीं कर रहे सभी, मेरे को पता है फ्रिक्शन हम इंक्लूड नहीं कर रहे, फ्रिक्शन हमने क्या माना है निग्लेक्ट माना है, तो सिंपल सी बात है ये फोर्स लग रही है। अब बोल रहे हैं कि भाई बताओ इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, मतलब पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी, तो सिंपल सी बात है आपको पता है अगर पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन a होगी तो इस ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन a होगी आगे की तरफ, इस ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन a होगी, तो सिंपल सी बात है सर पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन का मतलब किसी की भी एक्सेलरेशन निकाल दें तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई कैसे उसकी क्या होगी
एक्सेलरेशन होगी। तो ध्यान से देखो कि भाई मैंने निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। मेरे को पता है कि भाई फोर्स लग रही है, अगर फोर्स लग रही है तो ये कौन सा फ्रेम हो गया सर, मतलब कौन सा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लो इस ऑब्जेक्ट को भी इसके साथ क्या करवाते हैं, मूव। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये मान लो जब ये मान लो इसके साथ मूव कर रहा होगा, इसे ये रेस्ट पे लगेगा, अगर इसे ये रेस्ट पे लगेगा, अब इसके विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। मेरे को पता है कि भाई एफबीडी, तो चलो छोड़ो, मेरे को पता है कि भाई ये सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या है, ए। मान लो इस ब्लॉक पर देखें, इस ब्लॉक पर देखें तो मेरे को पता है कि जब ये मान लो क्या है, ऑब्जर्वर कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ए। तो इस ब्लॉक पर कितनी मान लो स्यूडो फोर्स लगती होगी, तो आपका आंसर होगा सर m इंटू ए लगती होगी स्यूडो फोर्स, है ना। स्यूडो फोर्स का मतलब मास ऑफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का मास और इसकी उल्टी मान लो ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन कितनी, ए। तो ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन और मास किसका, इस ब्लॉक का, तो ये इस पर क्या करती होगी, स्यूडो फोर्स एक्ट करती होगी। तो ये आपका क्या है, फोर्स मान लो वैल्यू है। तो सिंपल सी बात है, आपने ए निकालना है, अब इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो मेरे को पता है कि भाई ये सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें क्या है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब मूव नहीं कर रही, इसका कोई मोशन नहीं हो रहा। तो सिंपल सी बात है सर, नहीं मोशन हो रहा तो फिर आगे की फोर्स और पीछे की फोर्स क्या होगी, बराबर। तो मेरे को पता है कि इसका वेट डाउनवर्ड क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा, जिसे हम क्या कहेंगे, m डैश क्या कहेंगे, g कहेंगे। अब इक्वेशंस लिखते हैं। अब आपको पता है कि सर इसके नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत है, तो आपको पता तो है कि जितना नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ उतना वेट नीचे की तरफ, इसीलिए ये ब्लॉक ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, वो तो इक्विलिब्रियम में है। बट हमने क्या निकालना है, हमने तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालनी है, इसका मतलब a निकालना है। तो उसके लिए ये वाले मोशन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बस इसे कंसीडर करो, क्योंकि ये ब्लॉक भी आगे को मूव नहीं कर रहे। तो सिंपल सी बात है, ये फोर्सेस भी एक दूसरे को क्या करती होंगी, बैलेंस करती होंगी, तभी तो ये आगे की तरफ मूव नहीं कर रहे। नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो सिंपल सी बात है सर, यहां से समझ आ रहा है T इज इक्वल टू क्या बन रहा है, ma। ये वाली फोर्स इसके बराबर होगी, दो ही फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो यहां से T की वैल्यू कितनी है, देखो m डैश क्या है, j। तो इसका मतलब इस पर ये फोर्स क्या करती होगी, बराबर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में हमेशा नेट फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। तो नेट फोर्स जीरो मतलब ये इसके बराबर, ये इसके क्या होगा, बराबर। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल रही है, देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। फिर m इज इक्वल टू क्या बन रहा है, m डैश g बन रहा है। तो a की वैल्यू निकालनी है, तो m डैश अपॉन m इनटू क्या हो गया, j। तो इसका मतलब ये आपकी क्या होगी, एक्सेलरेशन। पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी होगी, ये क्या होगी, पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो ये बात भी फीलिंग आ गई सर मेरे को। अब उसके ये बात आपको अगर समझ आ गई, उसके बाद आपने क्या करना है, मतलब अगले टाइप का मतलब अगला क्वेश्चन पूछा है, एक्सेलरेशन तो निकल गई, फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम। इसका मतलब इस सिस्टम पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, तो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर सर, टोटल मास इनटू क्या होएगा, एक्सेलरेशन ऑफ क्या होएगा, सिस्टम। तो फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ सिस्टम कितना है। अब इस पर कौन कौन है सर, m है, m डैश है और m है। तो इसका मतलब m प्लस क्या होएगा, m डैश इनटू क्या होएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितनी है, एक्सेलरेशन आपने निकाल ही दी, m डैश अपॉन m इनटू j। इसका मतलब फोर्स कितनी एक्ट करती होगी, m प्लस m डैश इनटू क्या होएगा, m डैश अपॉन m इनटू क्या होएगा, g होएगा। ठीक है, तो ये आपकी अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी कि भाई कितनी फोर्स उस पर क्या करती होगी, एक्ट करती होगी उस ब्लॉक के ऊपर, और उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, मान लो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर होगी ये आपका अगला क्वेश्चन था। बस आपने ध्यान से देखना है कि भाई कैसे क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं और कैसे चीजों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, मान लो वन बाय वन। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला एक और क्वेश्चन आता है, मान लो क्या, मान लो उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, मान लो फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, मान लो ये आपको ट्रॉली दी है। ठीक है, ट्रॉली दी है, ट्रॉली मान लो a एक्सेलरेशन से आगे को जा रही। मान लो यहाँ पे एक बॉब है लटकाया हुआ, मान लो ये बॉब कितने एंगल को पीछे की तरफ जा रहा, मान लो 37 डिग्री पर पीछे की तरफ जा रहा। ठीक है, तो ये m मान लो मास का क्या है, बॉब है, ये वर्टिकल से 37 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ क्या होगा, मान लो सिस्टम होगा। ठीक है, तो मान लो सिस्टम की एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो पहले तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई एक्चुअल में ध्यान से देखो कि मैं आपको पूछूं कि भाई ध्यान से, मेरे को पता है कि भाई अगर मान लो ये ट्रॉली, अगर ट्रॉली ये रेस्ट पे होती, तो रेस्ट पे मतलब वेलोसिटी जीरो होती या v इज इक्वल टू कांस्टेंट होता। तो एक्चुअल में जब ये चीज होते तो तब ये फ्रेम क्या रहता है, एक्चुअल में रेस्ट पे रहता। मान लो ये
जो बॉब है, मान लो जब भी ये v कांस्टेंट v जीरो हो, वो v कांस्टेंट हो, मान लो ये जो बॉब होता है, मान लो ये सिंपल वर्टिकल के साथ ये हमेशा क्या रहता है, सीधा रहता है, मतलब क्या है, मान लो मोशन में नहीं होता। तो एक्चुअल में जब ये मान लो क्या है कि भाई जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम जब ए एक्सेलरेशन से क्या करता है, मूव करता है, तो एक्चुअल में इसकी जो एक्सेलरेशन होती है, जब ये ए एक्सेलरेशन से इधर को मूव करता है, एक्चुअल में ये जो बॉब होता है ये पीछे की तरफ क्या हो जाता है, मूव कर जाता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि भाई क्यों होता है। मान लो एक्चुअल में देखो ध्यान से, यही बोलो ने बोला है कि भाई एक्चुअल में जब ट्रॉली आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही तो बॉब पीछे की तरफ मान लो 37 डिग्री पर वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो कि भाई ये क्यों हो रहा है। पहले तो इसको मेजर करते हैं कि भाई मेरे को पता है कि भाई एक्चुअल में बॉब है ना, मान लो ब्लॉब ये मान लो सिस्टम है, मान लो बॉब का मास, मान लो बॉब पर कौन कौन सी एक्सेलरेशन एक्ट कर रही, मेरे को पता है कि सर एक ग्रेविटी एक्ट कर रही, नीचे की तरफ वेट क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा। तो मेरे को पता है कि भाई अगर मान लो ट्रॉली की बात करें तो ट्रॉली कितनी एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही, इस एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही। तो मेरे को पता है कि सर एक्चुअल में ट्रॉली इस एक्सेलरेशन को, मतलब इसको ट्रॉली में बनाते हैं, ट्रॉली इस एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही। मान लो अगर मान लो वेट, ये मान लो क्या देखें बॉब, ये बॉब देखें तो बॉब कितनी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा, ये जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा। तो एक्चुअल में फिर बॉब के ऊपर क्या होंगी, दो एक्सेलरेशन होंगे। मान लो अगर मैं कहूं कि ये ट्रॉली के विद रिस्पेक्ट टू बॉब की एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा सर जब भी कभी हम किसी के विद रिस्पेक्ट टू उसकी एक्सेलरेशन निकालते हैं तो ध्यान से देखो हम क्या करते थे ना, रिलेटिव निकालते थे। मेरे को पता है इसको उल्टा करके इस पर ऐड करते थे, इसका मतलब बॉब पर एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही है, कितनी एक्सेलरेशन, जी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करती है। एक्चुअल में एक अगर ट्रॉली को आंखें दे दे और ट्रॉली अगर इसको देखे, इस बॉब को देखे, तो सिंपल सी बात है कि भाई ट्रॉली अपने आप को रेस्ट में मानेगी और अपनी एक्सेलरेशन को उल्टा करके लगा देगी। तो सिंपल सी बात है इधर कितनी एक्सेलरेशन होगी, ए। तो मेरे को पता है कि भाई एक्चुअल में बॉब की दो एक्सेलरेशन होंगे, मतलब जब ट्रॉली इसको देखेगी उसको दो एक्सेलरेशन महसूस होंगे, एक जी नीचे की तरफ, एक ए की दिखाई देगी पीछे की तरफ। तो सर मेरे को पता है ये तो रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई एक एक्सेलरेशन इधर है तो एक एक्सेलरेशन इधर है, तो एक्चुअल में इन दोनों का नेट क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। तो जिसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव क्या कहते हैं, ग्रेविटी। एक्चुअल में जब बॉब मान लो अगर मान लो ये वाला सिस्टम जो होगा रेस्ट पे होगा, जो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तब तो इसके ऊपर कोई भी मान लो ये सीधे का सीधा क्या करता रहता है, मूव कर रहता है, क्योंकि पीछे की तरफ कोई भी मान लो क्या है एक्सेलरेशन, इसमें क्या होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है। तो भी नेट वेक्टर है ना, एक्सेलरेशन अगर 0 होगी, अगर ये रेस्ट पे होगा, मान लो रेस्ट पे होगा v 0 या मान लो v कांस्टेंट होगा, तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन 0। अगर एक्सेलरेशन 0 तो इस तरफ वाला वेक्टर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो जब इस तरफ वाला वेक्टर 0 तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा नीचे की तरफ ही होगा, तब तो ये किसी भी डायरेक्शन में इधर को नहीं जाएगी। बट जब भी कभी ट्रॉली क्या करती है, एक्सेलरेटेड मोशन करती है, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ये हमेशा किधर को, ट्रॉली जब इसको देखता है, मतलब ट्रॉली वाला आदमी जब इसको देखता है उसे लगता है कि ये पीछे की तरफ मूव कर रहा। उसका कारण क्या है, क्योंकि इस बॉब में दो एक्सेलरेशन है, एक नीचे की तरफ है जे, तो एक इसकी एक्सेलरेशन उल्टी करके लगाई ए, तो जब उल्टी करके लगाई तो नेट एक्सेलरेशन इसकी किस तरफ बने, इस तरफ क्या बनी, नेट एक्सेलरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव ग्रेविटी कहते हैं या फेक क्या कहते हैं, ग्रेविटी। एक्चुअल में इस मान लो ये ट्रॉली जब ट्रॉली में बैठा हुआ, जब मान लो या ट्रॉली जब इसको देखेगी तो इसको ये बॉब ना तो इधर को दिखाई देगा ना इधर को, वो रिजल्टेंट की ओर दिखाई देगा, इस तरफ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात आपको फील हुई होगी कि क्यों बॉब पीछे की तरफ जाता है। अब बॉब पीछे की तरफ तो जाता है, अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मान लो फिर से मैं क्या समझा रहा हूं, स्यूडो फोर्स, तो इसको किस में एक्सप्लेन करेंगे, मान लो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सप्लेन करेंगे, या एक्सेलरेटेड आदमी को यहां पे बिठा देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। ये बात आपको फील हुई होगी कि कैसे, मान लो बॉब इधर की तरफ क्यों जा रहा है। इसका मतलब जब भी कभी कोई ट्रॉली कोई भी चीज एक्सेलरेटेड मोशन में होती है तो एक्चुअल में जो उसकी छत के साथ लटकी होती है चीजें, वो हमेशा इधर की तरफ उसको दिखाई देते। क्यों दिखाई देते, क्योंकि उस पे एक इफेक्टिव ग्रेविटी क्या कर रही, एक्ट कर रही, उसमें दो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, एक नीचे की तरफ एक इधर की तरफ एक्ट कर रही, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किधर को बनती है, इधर को बनती है, जिसकी वजह से उस पर रिजल्टेंट फोर्स जो लगती है वो इस तरफ क्या लगती है, रिजल्टेंट फोर्स लगती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि भाई क्या, तो जब वो रेस्ट पे होगी तो वो सीधा ही रहेगा, क्योंकि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किस तरफ होगी, फिर जी की तरफ ही होगी, क्योंकि इधर की तरफ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। क्योंकि जब मान लो रेस्ट हो, तो रेस्ट हो या यूनिफॉर्म मोशन हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, तो इस तरफ अगर एक्सेलरेशन 0 तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो तब बॉब
सीधे का सीधा रहेगा, तो जब ये एक्सेलरेटर मोशन करेगी तो बॉब हमेशा क्या बनाएगा, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर तो दिया भी है उन्होंने 37 डिग्री दिया है कि 37 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये बॉब है, तो बॉब का कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसका मास आपको दिया है 50 ग्राम, ठीक है। तो मास आपको कितना दिया है, 50 ग्राम दिया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे को पता है कि सर मास, तो ग्रेविटी तो मेरे को पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, निकालें, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मेरे को पता है कि अगर मान लो ये है ना, ये देखें, अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होता है, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसे हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया। अब मान लो इसकी एफपीडी बनाते हैं। ये बॉब का एमजी हमेशा किधर एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ। उसके बाद मान लो ऑब्जर्वर कहां पे है, सर मेरे को पता है अंदर है, तो जो ऑब्जर्वर अंदर है तो एक्चुअल में उसे, जब ये ऑब्जर्वर इसे देखेगा, उसे बॉब किस पे दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा। तो इसका मतलब अगर रेस्ट पे है इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या करनी है, अप्लाई। तो पहले तो इसकी फोर्सेस निकालते हैं। मेरे को पता है कि भाई इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ मान लो इधर टेंशनल फोर्स है ना, इधर को क्या होगी, टेंशनल फोर्स। तो टेंशनल फोर्स इधर है, तो 37 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है, इधर टेंशनल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, T cos 37 डिग्री। तो इसके उल्टे डायरेक्शन में ना, टेंशनल फोर्स दो डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इस डायरेक्शन में इतनी, तो इसके परपेंडिकुलर इधर, तो इधर कितना होगा, T 37 डिग्री क्या कर रही होगी, एक्ट कर रही होगी। तो मेरे को पता है कि भाई ऑब्जर्वर जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो इसका मतलब इस पर एक स्यूडो फोर्स भी एक्ट करती होगी। जितनी इसकी एक्सेलरेशन है उतनी एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ इस पर क्या लगती होगी, फोर्स। तो सिंपल सी बात है सर, पीछे की तरफ मास कितना है इसका, बॉब का m है, तो पीछे की तरफ कितनी एक्सेलरेशन, a एक्सेलरेशन, क्योंकि सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी है, a, तो ऑब्जर्वर की भी एक्सेलरेशन a, पीछे की तरफ m में एक्ट करता होगा। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से सॉल्व करो, तो देखो ध्यान से क्या बन रहा है। मेरे को पता है कि ये सिस्टम क्या है सर, रेस्ट पे है ना, ये बॉब क्या है, रेस्ट पे है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, इसके विद रिस्पेक्ट टू। तो जब इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो ये रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो सिंपल सी बात है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आगे वाली फोर्स पीछे वाली फोर्स के बराबर। टेंशनल फोर्स का काम खत्म हो चुका है, क्यों, क्योंकि हमने टेंशन को दो कंपोनेंट में तोड़ लिया है, एक्चुअल में दोनों तरफ उसकी वैल्यू को ऑब्जर्व कर लिया। तो ठीक है, तो मेरे को पता है सर m में किसके बराबर होगा, T cos 37, सॉरी T cos क्या होगा ना, ये वाली फोर्स इसके बराबर, T sin क्या होगा, 37 डिग्री होगा, और mg किसके बराबर होगा, T cos 37 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से निकाल लेते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। देखो ध्यान से, दोनों को डिवाइड करेंगे, मान लो ma अपॉन क्या होगा, mg, T sin 37 डिग्री अपॉन क्या होगा, T cos 37 डिग्री। तो मेरे को पता है m से m गया, a अपॉन j इज इक्वल टू T से T मरा, तो इधर कितना आ गया, sin 37 वाली ट्रायंगल बना लो जल्दी जल्दी, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बार मैंने आपको करवाई है। इधर 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, तो sin 37 सर कितना बना, sin 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 हो गया, cos 37 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो देखो ध्यान से, ये इससे साथ कटा, तो उसके बाद मेरे को पता चल गया कि a इज इक्वल टू क्या होगा ना, ये उल्ट के क्या हो गया, 3/4 हो गया। तो ग्रेविटी ये इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू बनी 30/4। तो 30/4 को क्या कहते हैं, 7 चौके 28, 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी क्या बनी, एक्सेलरेशन बनी। ठीक है, तो ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी कि कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। तो ध्यान से आपको समझ आया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील, या कैसे इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन। ये इसकी क्या निकल गई, एक्सेलरेशन निकल गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन आप मान लो बाहर से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, मान लो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जब इनर्शियल फ्रेम से करोगे तो फिर ये स्यूडो फोर्स नहीं होगी, उसमें स्यूडो फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड है। मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको समझाया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए एक फोर्स लगानी पड़ती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स। तो मेरे को आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई मैं आपको स्यूडो फोर्स समझा रहा हूं, तो इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन सभी इससे क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी, उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ब्लॉक वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो फिर उसके बाद वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन। ठीक है, ठीक है, मान लो ये वेज वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लो कि भाई ये हो गया, ठीक है, ये m हो गया, ये आपका क्या हो गया, थीटा, ये आपका क्या हो गया, मान लो कितनी एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, ये एक्सेलरेशन की आगे की तरफ जा रहा है, तो वो पूछ रहा है एट व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम टू मूव so that block does not
ब्लॉक डज नॉट स्लिप डाउन फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको पूछे हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ही ट्राई करो। वो बोल रहे हैं एट व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, मतलब ये कितनी एक्सेलरेशन से, मतलब ये दिया है वैसे आपको मूव करे सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप डाउन, तो मतलब ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ ना जाए, मतलब फाइंड द नॉर्मल क्या होगा रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी क्या करो, पता करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी रीड करते हैं कि भाई क्या, मेरे को पता है कि भाई ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा की वैल्यू दी आपको कोई, मान लो नहीं, थीटा की कोई वैल्यू नहीं दी, बस इसे सॉल्व करना है। तो मेरे को पता है सर इस पे फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट करती हैं, एक हमेशा नॉर्मल रिएक्शन का एक्ट करती है, ये हो गया, एक हमेशा mg क्या करता है, एक्ट करता है, mg हो गया। तो मेरे को पता है सर ये ट्रायंगल तो बहुत बार आपने समझाई है, ये अगर मान लो थीटा होगा तो ये क्या होगा 90, तो ये कितना एंगल होगा 90 माइनस क्या होगा थीटा। तो मेरे को पता है कि भाई फोर्सेस अगर ये रेस्ट पे है, ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, एक फोर्स दूसरी फोर्स को बैलेंस करेगी, तीसरी फोर्स चौथी फोर्स को क्या करेगी, बैलेंस। अब मेरे को पता है कि ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन की उल्टी डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब उल्टी डायरेक्शन में आपको पता है कि क्या होता है एक्चुअल में, इसका mg का कंपोनेंट, mg इधर एक्ट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है इसका उल्टा, मान लो यहाँ पर अगर 90 माइनस थीटा होगा, तो मेरे को पता है कि ये वाला एंगल और ये है ना, ये पूरा एंगल कितना है, मान लो ये और ये कितना है, ये एंगल आपका कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस क्या थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो सिंपल सी बात है सर ये एंगल कितना होगा, टोटल में से ये माइनस कर दो, 90 माइनस थीटा होगा, तो सिंपल सी बात है 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो ये कैंसिल होएगा, तो ये एंगल कितना होएगा, थीटा होएगा। तो ये भी एंगल थीटा, तो ये आपकी क्या बन गई, थीटा एंगल वाली बात बन गई। अब इसे देखते हैं, इसको एफबीडी में ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी फोर्सेस बन रही है। एक्चुअल में मैंने ये मान लिया, मेरे को पता है कि इधर को नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, इधर को एक कंपोनेंट लग रहा है, ये कंपोनेंट है ना cos, mg का इधर कंपोनेंट कौन सा होता है, तो आपको पता है कि भाई mg cos थीटा होता है, तो इधर क्या हो गया mg cos थीटा हो गया, mg इधर को एक्ट कर रहा है, तो इसका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मतलब इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट होएगा, mg sin क्या होएगा, थीटा होएगा। ठीक है, तो mg एक्चुअल में किधर को एक्ट कर रहा, इधर को एक्ट कर रहा, तो ध्यान से देखो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद मेरे को पता है कि भाई सर मान लो ये a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम, मान लो ऑब्जर्वर को भी अंदर बिठाना पड़ेगा, अगर ऑब्जर्वर अंदर होगा तो इस पर एक फोर्स ओ एक्ट करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। कितनी एक्सेलरेशन से, मान लो a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा, तो मान लो अगर a एक्सेलरेशन की आगे की ओर जा रहा, इसको छोटा a लिख लो, क्योंकि जनरली हम किस में बात करते हैं, स्मॉल लेटर में बात करते हैं, फिर हमें डिफिकल्टी नहीं होगी। मान लो स्मॉल a से आगे जा रहा, ऑब्जर्वर भी a से आगे जा रहा, तो मेरे को पता है इस पर, इस मास पर है ना, इस मास पर पीछे की तरफ एक फोर्स एक्ट करती होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, स्यूडो फोर्स कहेंगे। तो देखो ध्यान से, ये फोर्स इधर को है ना, इसे इस मास को इधर को और एक्ट करती होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, स्यूडो फोर्स कहेंगे। तो ये एक्ट कर रही, अब इसके भी दो है ना, ये mg है, ये mg, देखो ये इधर को क्या बना था, mg sin थीटा बना था, तो इधर को mg cos थीटा, ये mg है, ये mg है। वैसे तो mg का काम खत्म हो चुका है ना, mg का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद इसको देखना है, तो सर ये फोर्स किसी को बैलेंस कर रही, मान लो जहां से बनाते हैं ये इधर को एक्ट कर रही m है, तो ये फोर्स किसी को बैलेंस कर रही, तो आपका आंसर होगा सर ये फोर्स तो इधर को है, ये तो किसी को बैलेंस नहीं कर रही, इसका मतलब इसको भी दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। अब देखो कि भाई कैसे इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। अब ये बात तो आपको समझ आ गई है कैसे थीटा आया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ ना, इसमें मान लो इस चीज को मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। अगर मैं रब करूं, इसका एंगल ऑब्जर्व करते हैं, तो मेरे को पता है ये एंगल थीटा है, तो सर ये लाइन और ये लाइन क्या बन रही है, पैरेलल बन रही है। अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, इंक्लाइंड प्लेन का। तो इंक्लाइंड प्लेन पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही, तो आपका आंसर होगा सर mg sin थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये फील आ रहा है ना कि भाई ये थीटा और ये भी थीटा, जिसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, ये थीटा और ये थीटा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट था, mg sin थीटा, और mg sin थीटा के साथ ये कौन सा मान लो क्या एंगल बना रही, थीटा एंगल बना रही m में। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर थीटा किधर को, इधर को, तो इधर भी एक कंपोनेंट होएगा जिसे हम क्या कहेंगे m में
cos थीटा कहेंगे, उसके बाद इसके एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होएगा, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी बनी सर, ये, इसका मतलब इधर एक कंपोनेंट होएगा जिसे हम क्या कहेंगे, MA sin क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। ठीक है, तो ये इसके भी दो कंपोनेंट बन गए, एक हिस्सा इधर आ गया, एक हिस्सा इधर, तो इसका भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये आपके क्या बनी, डायग्राम बनी। तो मेरे को पता है ये सिस्टम किस में है सर, मेरे को पता है इसको ये सारा सिस्टम किस पे दिखाई दे रहा है, रेस्ट पे, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये फोर्स इसके बराबर, ये फोर्स क्या हो गया, इसके बराबर। तो पहले तो एक्सेलरेशन निकालनी है, इन दोनों को बराबर करो, देखो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल रही है। तो मेरे को पता है सर MA cos थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है, इसके बराबर mg sin थीटा, तो इधर क्या आएगा, mg sin थीटा आएगा, m से m गया, a इज इक्वल टू j sin थीटा अपॉन क्या हो गया, cos थीटा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, g tan थीटा। इसका मतलब जब भी कभी कोई ब्लॉक मूव करता होगा, मान लो ध्यान से देखो, है ना, ये याद रखना है, ये भी एक बढ़िया एक्सप्रेशन है। जब भी कभी कोई ब्लॉक a एक्सेलरेशन से मूव करता होगा तो उसको मान लो क्या है, वो स्लाइड ना करे, सॉरी, मान लो जब भी कभी कोई ब्लॉक स्लाइड ना करे, रेस्ट भी होगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कितनी एक्सेलरेशन से मूव कराना पड़ेगा, इतनी एक्सेलरेशन से मूव कराना पड़ेगा, g इंटू tan थीटा से मूव कराना पड़ेगा। अगर वो इतनी एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो इसका मतलब उस पर कोई भी, मतलब वो इस पर स्लिप नहीं करेगा, इस सरफेस पर वो मूव नहीं करेगा अगर वो इतनी एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, तो बात मेरे को क्लियर हो गई सर कि कैसे इस क्वेश्चन के साथ डील करना था। अब उसके बाद एक्सेलरेशन तो आपने निकाल ली, देखो ये यही पूछा है, एट व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम मूव सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। इसका मतलब ये कितनी एक्सेलरेशन से मूव करेगा, इतनी एक्सेलरेशन से, तो सिस्टम पर ब्लॉक कभी भी स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा है नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन भी सर इधर से निकाल ही सकते हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन निकाल देते हैं, उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन कैसे, ये फोर्स इसको बैलेंस करती होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है n इज इक्वल टू क्या होगा, mj cos थीटा प्लस क्या होगा, ma sin क्या होगा, थीटा होगा। तो अभी आपने पीछे देखा कि भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है, j tan क्या है, थीटा है, यही तो है एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब एक ही जगह पर ये भर देते हैं, इसका मतलब mj cos क्या हो गया, थीटा हो गया, प्लस m एक ही जगह पर हम ये लिख सकते हैं, क्या होएगा, j tan क्या होएगा, थीटा इंटू क्या हो गया, sin थीटा। क्योंकि मेरे को पता है कि जब चीजें निकालते हैं छोटा एक्सप्रेशन होता है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो ये कॉमन निकल रहा है, तो मान लो इसमें से ये कॉमन निकालते हैं, n इज इक्वल टू mg भी कॉमन निकालते हैं, cos थीटा भी कॉमन निकालते हैं, देखो फिर एक एक्सप्रेशन बनेगा। तो जब mg cos थीटा कॉमन निकाला, यहाँ पर क्या बचा सर, m बच गया, है ना, 1 बच गया, तो सिंपल सी बात है इधर क्या बचा होगा, है ना, mg भी कॉमन निकाल दिया, cos थीटा, तो सर इधर क्या बचा, tan थीटा। अब मेरे को पता है कि भाई इसके पास cos थीटा है, तो आपका आंसर होगा सर नहीं। तो मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि जब भी कभी कोई वैल्यू कॉमन निकालो, किसी के पास वो वैल्यू ना हो, अगर ऊपर को कॉमन निकालो वो हमेशा नीचे को क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब sin थीटा अपॉन क्या हो गया, cos थीटा, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो कि भाई नॉर्मल रिएक्शन क्या बन गया, mj cos थीटा बन गया इंटू 1 प्लस, मान लो क्या हो गया ना, इसको मिटा देते हैं, 1 प्लस क्या हो गया, tan थीटा, और tan थीटा इधर बना तो इंटू sin थीटा अपॉन cos थीटा भी क्या होता है, tan थीटा। तो सर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mj cos थीटा हो गया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया, थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mj cos थीटा। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आती हो तो मेरे को पता है कि भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर ये सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, तो अगर फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आती हो तो सीकेंट स्क्वायर थीटा जो होता है 1 अपॉन क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो गया, तो सिंपल सी बात है a cos से a cos गया, तो n इज इक्वल टू mg अपॉन क्या आ गया, cos थीटा आ गया। ठीक है, तो ये एक्चुअल में आपकी नॉर्मल रिएक्शन बनी, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बना, n इज इक्वल टू mj cos थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बनी। और जो एक्सेलरेशन बनी जिस पर वो ब्लॉक मूव करेगा ताकि ये ब्लॉक स्लिप ना करे, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बनी, a इज इक्वल टू g tan थीटा के क्या बनी, एक्सेलरेशन बनी। ठीक है, तो ये बातें आपको फील हुई होंगी कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन के साथ क्या करना था, डील करना था, या कैसे इसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो आप एक्सप्रेशन यहाँ पर भी रख सकते हो, कोई बात नहीं है, बट मुझे पता है कि भाई छोटा एक्सप्रेशन बनाना होता है। जब आप मान लो जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हो, नीट वगैरह की, आपको इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिखा होगा, आपको छोटा लिखा होगा, ये भी एक्सप्रेशन सही है। अब जब मैंने पुट किया तो ये भी एक्सप्रेशन क्या है, सही है। ठीक है, तो बाकी आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या आपको ऑप्शन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी के साथ स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्या आया होगा, समझ आया होगा कि कैसे ये फोर्स क्या करती है, एक्ट करती है, या कैसे मान लो क्या है इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, मान लो क्या है एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो चलो इसी वीडियो को यहाँ पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।